नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों इस समय हम डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बाकी सब्जेक्ट है उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करवाए जा चुके हैं, लेकिन जो हमारा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी है इसका दोस्तों कल सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम एक छोटा सा चैप्टर करने वाले हैं, वो है हैवी मेटल एंटागोनिस्ट और ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो दोस्तों ये दो छोटे से चैप्टर बचे रह गए थे। और दोस्तों इसके अलावा कल करवाया जाएगा हार्मोन। और दोस्तों इसी के साथ जो आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया गया था आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। और दोस्तों हमने वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था पॉइजनिंग वाले चैप्टर का। तो दोस्तों सेम चैप्टर यहाँ पे दिया है, हैवी मेटल एंटागोनिस्ट। यहाँ दोस्तों ये भी आपका पॉइजनिंग का चैप्टर है। और दोस्तों इसके अंदर पढ़ने वाले हम एंटीडोट के बारे में। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही बेसिक सा चैप्टर इसके अंदर दिया है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो दोस्तों जो यहाँ पर गाउट लिखा है ये बेसिकली एक जॉइंट डिसऑर्डर होता है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पैर के दोस्तों जॉइंट हैं वहाँ पर यूरिक एसिड का क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। और दोस्तों जिसकी वजह से हमको दोस्तों मूवमेंट करने में, चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में दर्द होता है। तो दोस्तों उसी को हम गाउट कहते हैं, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने की वजह से होता है। तो दोस्तों हम इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं चैनल पर वो प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पूछा कि हैवी मेटल्स आर, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि इसमें से हैवी मेटल्स कौन से हैं। तो दोस्तों आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, सिल्वर, कैडमियम, थैलियम, लेड। दोस्तों इस तरह के जो भी मेटल्स हैं ये सभी हैवी मेटल्स होते हैं। यानी कि जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी ये सभी हैवी मेटल्स हैं। और दोस्तों इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग किलेटिंग एजेंट्स इज ट्रू। तो दोस्तों जो भी किलेटिंग एजेंट होते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। दोस्तों ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी मेटल आयन है, यानी कि हैवी मेटल आयन है, ये उनसे जाकर कंबाइन हो जाते हैं दोस्तों। और ये एक नॉन टॉक्सिक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि थ्रू यूरिन दोस्तों हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों इससे क्या होता है कि इससे जो भी हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनिंग होता है दोस्तों किसकी वजह से, हैवी मेटल की वजह से, उसको दोस्तों हम ठीक कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और जो भी किलेटिंग एजेंट है इनका दोस्तों यूज होता है किसमें, हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में इनका हम यूज करते हैं। यानी कि ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि किलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भी किलेटिंग एजेंट्स हैं इनका यूज किया जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में, इनको ठीक करने में। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और यहाँ पे आ चुका है कि डाईमरकैप्रोल इज। तो दोस्तों डाईमरकैप्रोल को हम BAL भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रिटिश एंटी लिविसिटी, इसका मतलब होता है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है डाईथायोल। दोस्तों थायोल बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसको हम SH से लिखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 2 SH ग्रुप होते हैं, इसकी वजह से इसको हम डाईथायोल कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यूजेस इन आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम एंड अदर हैवी मेटल पॉइजनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम या फिर किसी दूसरे हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है दोस्तों, तो उसको ठीक करने के लिए हम डाईमरकैप्रोल, जो कि एक एंटीडोट है दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं। और इसका एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, नाउजिया, वोमिटिंग, हेडेक जो है ये इसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं। यानी कि ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ये सही है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि डी पेनिसिल एमीन इज। तो दोस्तों जो हमारा डी पेनिसिल एमीन है दोस्तों ये मोनोथायोल होता है, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही SH ग्रुप मिलता है। और यहाँ पे लिखा है कि यूज्ड इन कॉपर, लेड एंड मरकरी पॉइजनिंग। या दोस्तों इसका हम यूज करते हैं कॉपर, लेड एंड मरकरी पॉइजनिंग में। और ये दोस्तों GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से दोस्तों ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ये वेल एब्जॉर्ब्ड इन GIT। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव का। तो आप ये सब स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि एसिटाइल डी पेनिसिल एमीन इज इफेक्टिव इन। दोस्तों आपको बताना है कि एसिटाइल डी पेनिसिल एमीन जो कि एक एंटीडोट है और इसका यूज होता है पॉइजनिंग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह है कॉपर पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग
और यहाँ पर दिया है आपका आपका इसमें दिया है लेड पॉइजनिंग और इसमें दिया है आयरन पॉइजनिंग। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है मरकरी पॉइजनिंग, यानी कि एसिटाइल डी पेनिसिल एमीन जो है वो दोस्तों आपका एंटीडोट किसका है, वो एंटीडोट है मरकरी पॉइजनिंग का, यानी कि हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि EDTA इज गिवन विथ डाई मर्कैप्रोल टू ट्रीट। तो आपको बताना है कि EDTA जो है इसको डाई मर्कैप्रोल के साथ देते हैं, लेकिन किसके पॉइजनिंग में इसको देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है लेड पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग, और इसमें लिखा है मरकरी पॉइजनिंग और कैडमियम पॉइजनिंग। तो दोस्तों इसको हम बेसिकली देते हैं किसमें होता है, इसको हम डाई मर्कैप्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ लेड पॉइजनिंग में इसको हम यूज करते हैं, यानी कि EDTA प्लस डाई मर्कैप्रोल का जो हमारा एंटीडोट होगा इसका यूज होता है लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट करने में। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैंने आपको इसको पहले भी बताया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि DTPA इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो आपको यहाँ बताना है कि DTPA का यूज किसके ट्रीटमेंट में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा DTPA है इसका हम यूज करते हैं एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। और DTPA का फुल फॉर्म क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाई एथाइलिन ट्राईएमीन पेंटा एसिटिक एसिड। और दोस्तों इसके पहले जो हमने किया वो था EDTA और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी कि दोनों के अंदर आ रहा है एसिटिक एसिड आ रहा है, लेकिन इसमें आपका है एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि गाउट प्रोड्यूस ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पायरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन। तो दोस्तों इसमें कुछ आपके न्यूक्लियोसाइड के नेम दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पायरिमिडीन और लिखा है एडेनिन, गुआनिन और प्यूरिन। तो दोस्तों जो हमारा गाउट होता है जो कि एक ज्वाइंट डिसऑर्डर है दोस्तों, और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के दोस्तों जमा होने से होता है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो होता है प्यूरिन। अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो इसका बन जाएगा यूरिक एसिड, जो कि हमारे जॉइंट्स में जाकर इकट्ठा हो जाएगा और दोस्तों जिसकी वजह से मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी और दोस्तों आपको पेन महसूस होगा आपके जॉइंट्स के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं गाउट बोलते हैं दोस्तों। जो लोग ज़्यादा प्रोटीन वाले आइटम दोस्तों खाते हैं उनके अंदर ये बीमारी अक्सर देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि इन गाउट प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इज। तो दोस्तों जो भी गाउट का कंडीशन है इसके अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज कर जाता है, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों अब जो ये आपको बीमारी दिख रही है, गाउट की बीमारी दिख रही है, इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये रास्ता होता है कि जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस है दोस्तों इसको रोका जाए या फिर इसको प्रिवेंट किया जाए। तो इस तरह इसका दोस्तों ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ड्रग्स इफेक्टिव इन एक्यूट गाउट, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि ड्रग्स इफेक्टिव इन एक्यूट गाउट। तो यहाँ पे दिया है NSAIDs और कॉल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो दोस्तों इन सभी कैटेगरी का ड्रग का हम यूज करते हैं गाउट के ट्रीटमेंट में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। ये यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखा है, ए नहीं रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और यहाँ पे पूछा है कि इनहिबिटर ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस इज। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एलोप्यूरिनॉल, एसिटाजोलामाइड, प्रोबेनेसिड एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है एलोप्यूरिनॉल, यानी कि ये है क्या है, ये है इनहिबिटर ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस, यानी कि ये यूरिक एसिड को बनने से रोकता है कौन, एलोप्यूरिनॉल। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा कि एलोप्यूरिनॉल एक्ट बाय इनहिबिटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का सिंथेसिस दोस्तों कम होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा एंजाइम है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जैंथीन ऑक्सीडेज, जैंथीन हाइड्रोजिनेज, यूरिक ऑक्सीडेज और यूरिक हाइड्रोजिनेज। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है जैंथीन ऑक्सीडेज। तो एलोप्यूरिनॉल एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजाइम जैंथीन ऑक्सीडेज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दोस्तों आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि NSAID यूज्ड इन गाउट। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी NSAID हैं जिनका यूज होता है गाउट में। तो इसमें लिखा है इंडोमेथासिन, डिक्लोफेनाक, नेप्रोजेन। तो दोस्तों इन सभी का यूज किया जाता है गाउट में जिससे कि पेन महसूस ना हो या फिर कम महसूस हो। तो चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, और यहाँ पूछा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज्ड इन गाउट। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है प्रेडनिसोलोन, और क्या दिया है एलोप्यूरिनॉल और प्रोबेनेसिड। तो दोस्तों ये बेसिकली तीनों ड्रग का यूज हम करते हैं गाउट में, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की कौन सी ड्रग है। तो दोस्तों वो है प्रेडनिसोलोन, जिसका यूज गाउट के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसके बाद कल जो चैप्टर करवाया जाएगा वो होगा हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। और दोस्तों इसी के साथ आपका फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग रिवीजन भी साथ में करते रहें। बाकी इसके बाद दोस्तों अगर कोई बेटी यूपी से अपडेट आती है एग्जाम के बारे में तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।